Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is key challenges in secondary education. Dropout rates, curriculum relevance, vocational education and assessment reforms. Means secondary education में मुख्य चुनौतियां क्या हैं? ड्रॉप आउट रेट स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा है, करिकुलम इररेलेवेंट है, वोकेशनल एजुकेशन की कमी है और असेसमेंट रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं अभी तक। तो इन हेड्स के तहत हम पढ़ेंगे की चैलेंजेस क्या हैं सेकेंडरी एजुकेशन में और आप उनसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया द बिग पिक्चर के रूप में अगर देखें तो 3.72 करोड़ स्टूडेंट्स एनरोल हैं सेकेंडरी स्टेज पे, ये 2024-25 का डेटा है। 68.5% GER है, 66.5% से बढ़ा है, लेकिन स्टिल जो NEP का टारगेट 100% का है उससे ये काफी कम है। 47.2% सेकेंडरी लेवल रिटेंशन rate nationally, meaning over half of students who start don't complete the stage on time. यानी कि सिर्फ 47.2% रिटेंशन है, यानी कि 50% बच्चे भी रिटेन नहीं होते हैं जो कि इनरोल होते हैं, है ना। और 2040 से 45 तक हमने ये लक्ष्य रखा है कि द ईयर यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन में एक्चुअली बी रीच्ड एट द करंट पेस पर इंडिपेंडेंट एनालिसिस। Secondary school classes 9 to 12 is where India's education system is under the most strain and where the four challenges in this dig bite hardest. यानी कि वो कह रहा है कि 9 से अब 9 से 12 हो गया ना सेकेंडरी एजुकेशन, हमारा 5+3+3+4 हो गया, तो यही वो 9 से 12 वाला 4 है लास्ट वाला। वो कह रहा है कि इंडिया का जो शिक्षा तंत्र है वो यहाँ बहुत स्ट्रेन्ड है, बहुत उसमें दिक्कतें हैं, बहुत उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, उसमें बहुत चुनौतियां हैं। और इन्हीं चुनौतियों का जिक्र है ड्रॉप आउट रेट, करिकुलम रेलेवेंस, वोकेशनल एजुकेशन और असेसमेंट रिफॉर्म्स। 4 फॉल्ट लाइंस हैं, ये 4 कमियां हैं। टू मैनी स्टूडेंट्स लीव बिफोर फिनिशिंग, खत्म करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। व्हाट्स टॉट डज नॉट मैच रियल नीड्स, जो पढ़ाया जाता है वो वाकई जो रियल नीड्स है उनसे मैच नहीं करता है। स्किल्स ट्रेनिंग रिमेन्स मार्जिनल नॉट मेन स्ट्रीम, अभी भी जो कौशल प्रशिक्षण है वो अभी सीमांत है, वो मेन स्ट्रीम पे नहीं आया है। एंड एग्जाम्स स्टिल रिवॉर्ड मेमोराइजेशन ओवर अंडरस्टैंडिंग, और जो परीक्षा तंत्र है वो अभी भी सिर्फ स्मृति को इनाम दे रहा है, समझ अभी भी पीछे कहीं छूटी हुई है। तो चैलेंज 1 जो है वो ड्रॉप आउट रेट है। व्हाट द न्यूएस्ट डेटा सेज, वो कह रहा है कि प्रिपरेटरी लेवल पे 3.7%, 2024-25 में 2.3%, और ट्रेंड क्या है, थोड़ा इंप्रूव कर रहा है। मिडिल लेवल पे जो ये ट्रेंड है 5.2%, 3.5%, वो भी थोड़ा इंप्रूव कर रहा है। सेकेंडरी लेवल पे ये ज्यादा है, 10.9% 23-24 में, 24-25 में थोड़ा कम हुआ है 8.2%, और इंप्रूविंग बट स्टिल हाई। तो बट सेकेंडरी रिटेंशन इज स्टिल जस्ट 47.2% एंड गैप स्टार्ट्स डार्क, यानी कि सेकेंडरी रिटेंशन जो है वो 47.2% ही है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक विषय है। केरल और तमिलनाडु आर नियर यूनिवर्सल, यहाँ ड्रॉप आउट रेट 1% से भी कम है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, मेघालय सी सेकेंडरी ड्रॉप आउट अबव 15 to 17%, कॉन्ट्रीब्यूटिंग 60% ऑफ इंडियाज एनुअल ड्रॉप आउट्स। यानी कि भारत के राष्ट्रीय लेवल पे अगर देखा जाए, राष्ट्रीय पिक्चर अगर देखी जाए, तो ड्रॉप आउट रेट का 60% लगभग यूपी, राजस्थान, बिहार, असम और मेघालय से आता है, जबकि केरल और तमिलनाडु ने लगभग यूनिवर्सल रेट को पा लिया है, यहाँ ड्रॉप आउट रेट 1% से भी कम है। ये डेटा आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से 28 अगस्त 2025 को रिलीज हुआ है। वाई स्टूडेंट स्टिल ड्रॉप आउट, क्यों आज भी स्टूडेंट क्लासेस छोड़ देते हैं, विद्यालय छोड़ देते हैं? इसके पीछे कारण है इकोनॉमिक प्रेशर, financial stress pushes adolescents, especially boys, into wage labor and girls into domestic responsibilities और early marriage। अभी भी हमें लगता है कि हमारे घरों में दशाएं सुधर गई हैं, लेकिन अभी भी जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो किशोरों को, खासतौर से लड़कों को, ये पुश करता है कि वो अब कोई ना कोई काम धंधा अपना लें। घर में पैसे नहीं है, कमी है, गरीबी है, तो कहते हैं भाई तुम कब तक स्कूल जाते रहोगे, तुम्हारी स्कूल फीस देने के मैं पैसे नहीं, तुम भी कुछ कमाओ। और लड़कियां जो हैं उनको डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है या उनकी शादी हो जाती है। डिस्टेंस एंड ट्रांसपोर्ट अभी भी एक इश्यू है। रूरल सेकेंडरी स्कूल्स आर फ्यूअर एंड फादर,
जो प्राथमिक विद्यालय तो देखिए बहुत हैं, लेकिन द्वितीयक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कम है और बहुत दूर हैं। ओनली 1.8% ऑफ स्कूल्स नेशनली ऑफर सेकेंडरी ओनली स्टेजेस फोर्सिंग लॉन्ग कम्यूट्स, है ना, बहुत दूरी तय करनी पड़ती है बच्चों को सेकेंडरी स्कूल जाने के लिए। वीक ट्रांजिशन ब्रिजेस है, ओनली 86.6% ऑफ स्टूडेंट्स हु फिनिश middle school transition to secondary and just 75.1% of secondary completes move to higher secondary। वो कह रहा है कि केवल 86.6% स्टूडेंट्स हैं जो मिडिल स्कूल पूरा करके सेकेंडरी तक जाते हैं, और उसमें से 75.1% ही सेकेंडरी कंप्लीट करके हायर में जाते हैं। तो ट्रांजिशन ब्रिज अभी भी कमजोर है। परसीव्ड इररेलेवेंस, व्हेन करिकुलम फील्स डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियल एम्प्लॉयमेंट और लाइफ नीड्स, फैमिलीज सी कंटिन्यूड स्कूलिंग एज लो वैल्यू स्पेशली पास्ट क्लास 10। जब घर वालों को लगता है कि जो पढ़ाया जा रहा है उससे ना तो उनको कोई रोजगार मिलना है, ना जीवन की आवश्यकता पूरी होनी है, तो उनको स्कूलिंग बोझ लगने लगती है, कम मूल्य का वो उसको आंकते हैं, और खास तौर से क्लास 10th के बाद इसलिए भी बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। ओके, देन व्हाट्स एक्चुअली रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट, क्या हम करेंगे ड्रॉप आउट रेट कम हो जाए? बेटर डेटा एंड ट्रैकिंग, SDMIS, वो कह रहा है स्टूडेंट डेटा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नाउ इनेबल्स इंडिविजुअल स्टूडेंट ट्रैकिंग, हेल्पिंग स्कूल्स फ्लैग एट रिस्क स्टूडेंट्स अर्लियर। मतलब कि इस तरीके के डेटा से आप जल्दी पता लगा सकते हैं कि कौन से स्कूल हैं जिनको ज्यादा मदद चाहिए, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एट रिस्क हैं, तो उनको आप जल्दी मदद करके रोक सकते हैं ड्रॉप आउट होने से। समग्र शिक्षा सपोर्ट, अब तो समग्र शिक्षा आ गया है, आपको पता होगा कि जो सर्व शिक्षा था उसमें उन्होंने जोड़ दिया है सेकेंडरी भी और टीचर एजुकेशन भी, और उसको समग्र शिक्षा कर दिया है। स्कॉलरशिप्स, यूनिफॉर्म्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग अंडर समग्र शिक्षा स्पेशली टारगेट रिटेंशन एट द सेकेंडरी स्टेज। वो कह रहा है कि अब समग्र शिक्षा के अंतर्गत सेकेंडरी स्टेज को भी टारगेट किया गया है कि यहाँ रिटेंशन बढ़ाया जा सके, बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए, यूनिफॉर्म दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाए। टीचर अवेलेबिलिटी, total teachers crossed 1 crore for the first time in 2024-25, secondary pupil teacher ratio improved to 21:1 near NEP's benchmark। लगभग हम NEP के बेंचमार्क के पास पहुंच गए हैं और हर 21 बच्चे पे एक टीचर हमारे यहाँ उपलब्ध है, और पहली बार 24-25 में टीचर्स, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा टीचर्स हैं। डिजिटल इन इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की अगर बात करें तो स्कूल्स विद कंप्यूटर एक्सेस रोज फ्रॉम 57.2% to 64.7% इन ए सिंगल ईयर, हेल्पिंग एंगेजमेंट इन अंडर रिसोर्स्ड एरियाज। वो एरियाज जहां पे कम संसाधन थे वहां पे भी कंप्यूटर एक्सेस बढ़ी है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पुश मिला है। मतलब ये हम करें तो ड्रॉप आउट कम हो सकता है, कहने की बात ये है। देन चैलेंज 2 जो है वो करिकुलम रेलेवेंस है। करिकुलम रेलेवेंस का मतलब कि कंटेंट हैवी है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं है। ट्रेडिशनल सिलेबाई एम्फेसाइज कवरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ कंटेंट एंड मेमोराइजेशन रादर देन बिल्डिंग ट्रांसफरेबल स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग। जो हमारा सिलेबाई है, जो ट्रेडिशनल सिलेबस है, अगर हम उसको चेंज नहीं करते हैं तो उसमें बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा याद करने को है, लेकिन ट्रांसफरेबल स्किल्स नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है। डिसकनेक्टेड फ्रॉम रियल लाइफ एंड वर्क, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से और हमारे एम्प्लॉयमेंट से, हमारे काम से ये करिकुलम डिसकनेक्टेड है, इसीलिए स्टूडेंट्स क्लासरूम को एम्प्लॉयमेंट से और रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। Rigid streaming too early. The old science, commerce, arts divided class 11 forces premature specialization, closing doors NEP 2020 wants kept open। मतलब ये चैलेंज है, हालांकि एनईपी अपनाने से ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि अब हम रिजिडिटी को छोड़ रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को अपना रहे हैं। तो वो यही कह रहा है कि जो पहले वाला था ओल्ड, जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की 11th में 10th के बाद आप चूज कर लीजिए, तो वहीं से हम स्पेशलाइजेशन देने लग रहे थे, तो बच्चों के द्वार कम कर दे रहे थे, बंद कर दे रहे थे, जिसको कि एनईपी खोलना चाहता है। वन साइज फिट्स ऑल अक्रॉस ए डाइवर्स कंट्री, हमने ये तय कर रखा था कि इतने विविध देश में भी हम सबको एक ही तरह से पढ़ाएंगे। ए लार्जली यूनिफॉर्म नेशनल करिकुलम स्ट्रगल्स टू रिफ्लेक्ट इंडियाज लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड रीजनल डाइवर्सिटी इन ए मीनिंगफुल वे। इसका मतलब कि हमें लोकलाइजेशन का, एडेप्टेशन का, कंटेक्चुअलाइजेशन का स्कोप होना चाहिए, और जरूर होना चाहिए करिकुलम में, ताकि वो जो जहाँ पढ़ाया जा रहा है वहां के लिए सूटेबल और रेलिवेंट हो, ना कि पूरे इतने विविध बहुभाषाई बहुसांस्कृतिक देश में आप बिल्कुल सिमिलर सिलेबस, सेम सिलेबस नहीं पढ़ा सकते, नहीं पढ़ाना चाहिए। देन हाउ एनईपी 2020 एंड एनसीएफ आर रिस्पॉन्डिंग, कैसे काम कर रहे हैं एनईपी और एनसीएफ इसके लिए? उन्होंने 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर बना दिया है, 10+2 के रिजिड मॉडल के को छोड़ के, है ना, जिससे कि जो स्टेजेस है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से मैच करें, और एक फ्लेक्सिबल मल्टी डिसिप्लिनरी सेकेंडरी स्टेज की तरफ हम काम कर रहे हैं। नो मोर रिजिड स्ट्रीम्स, अब स्ट्रीम्स की रिजिडिटी को कम किया गया है। स्टूडेंट्स कैन नाउ मिक्स सब्जेक्ट्स अक्रॉस
साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एंड वोकेशनल ट्रैक्स बेस्ड ऑन इंटरेस्ट नॉट ट्रेडिशन। अब वो अपनी रुचि के अनुसार विषय ले सकते हैं, ना कि जो कह दिया गया कि यही लेना है। नाउ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, सॉरी न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो कह रहा है, जो 2023 में आया, उसने कहा है 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैड अलाइंड करिकुला with NCF for फाउंडेशनल स्टेज एंड स्कूल एजुकेशन विद NCERT टेक्स्ट बुक्स अब 22 भाषाओं में उपलब्ध हैं। कॉम्पिटेंसी और लाइफ स्किल पे फोकस है। न्यू फ्रेमवर्क्स एक्सप्लिसिटली बिल्ड इन क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड लाइफ स्किल्स, नॉट जस्ट सब्जेक्ट कंटेंट, अलाइंड टू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। अब जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और लाइफ स्किल्स में के पर बात कर रहा है, ना कि सिर्फ सब्जेक्ट कंटेंट पे बात कर रहा है, और ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के अलाइंड भी है। देन तीसरा चैलेंज है वोकेशनल एजुकेशन का ए बिग एम्बिशियस टारगेट एंड ए बिग इम्प्लीमेंटेशन गैप। ये बड़ा एक हमारा महत्वाकांक्षी टारगेट ग्रुप है और ये इतना ही बड़ा उसमें कमी भी है। एनईपी टारगेट कह रहा है, एनईपी 2020 कह रहा है कि हम 50% हमको 2025 तक पाना है। एनईपी 2020 सेट अ गोल दैट एटलीस्ट 50% ऑफ लर्नर्स गेट एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन बाई 2025। ए टारगेट मोस्ट इंडिपेंडेंट रिव्यूज से इंडिया विल मिस। कैसे करेंगे जब इतना कम वोकेशनल एजुकेशन है? 2025 तो बीत भी गया, तो 2026 में आ गए, कहाँ पाए हमने नहीं पाया है 50% वोकेशनल एजुकेशन का गोल। देन वोकेशनल एजुकेशन रिमेन्स मार्जिनल, अभी भी इतना बात करने के बावजूद ये अभी मार्जिन पे कहीं है। लो सोशल स्टेटस ऑफ स्किल ट्रेनिंग, ये जो समाज में मिथ है कि जो स्किल कोर्सेज करते हैं वो कम बुद्धिमान है, उनका इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल कम है, उसका सोशल स्टेटस कम है, उसको एकेडमिक स्ट्रीम से कम मापा जाता है, ये भी एक कारण है वोकेशनल एजुकेशन कम अपनाने का। और इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्ट्रक्टर का गैप भी है। भाई क्लासरूम में, एक छोटे क्लास में भी आप पढ़ाई नॉर्मल क्लास ले सकते हैं, लेक्चर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ सिखा रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग बड़ा विविध इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसी तरीके का इंस्ट्रक्टर भी चाहिए, जो कि बहुत से स्कूलों के पास नहीं है। देन दी पुश टू मेन स्ट्रीम वोकेशनल एजुकेशन, कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं? आईटीआई में इनरोलमेंट बढ़ाइए 2025 तक, ये सपोर्ट किया जा रहा है पीएम श्री और समग्र शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग से। 1500 कैरियर पाथवेज कवर्ड किए गए हैं। माई करियर एडवाइजर एंड एआई पावर्ड गाइडेंस ऐप जो कि बनाया गया है ग्रेड 9 से 12 के स्टूडेंट्स के लिए। ग्रेड 6 के बाद से ही उनको वोकेशनल एक्सपोजर दिया जा रहा है एनईपी 2020 के तहत। अदर की रिफॉर्म्स क्या है कि एबीसी लेट स्टूडेंट्स एक्यूमुलेट एंड ट्रांसफर क्रेडिट्स बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन। अब वोकेशनल और जनरल के बीच की बाउंड्री हटा दी है, तो जनरल एजुकेशन का क्रेडिट वोकेशनल में और वोकेशनल का जनरल में आ सकता है, जुड़ सकता है। आरपीएल की बात है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग अलाउज स्कूल ड्रॉप आउट्स टू री एंटर एंड गेट फॉर्मल क्रेडिट फॉर रियल वर्ल्ड स्किल्स ऑलरेडी गेन्ड। मान लीजिए कि उनके पास कोई स्किल है पर उनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, तो उसको जिस लेवल की स्किल उनको पता है उस लेवल का क्रेडिट देके उनको स्कूली शिक्षा में दोबारा एंटर किया जा सकता है, उन लोगों को जो स्कूल ड्रॉप आउट है लेकिन उन्हें कोई ना कोई कौशल आता है। स्कूल इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स एंड लोकल स्किल हब्स आर बीइंग पायलटेड टू कनेक्ट ट्रेनिंग डायरेक्टली टू रीजनल जॉब मार्केट। यानी कि हम बार बार बात की जा रही है कि स्कूल से जहां जाना है, इंडस्ट्री में, विद्यालय से जहां निकल के जाना है, वहां का आदमी और स्कूल का आदमी आपस में जुड़े, रीजनल जॉब मार्केट की जो डिमांड है उसे पहचाना जाए और उसी तरह की सप्लाई हो, तो वोकेशनल एजुकेशन को पुश मिलेगा। एंड आखिरी चैलेंज है असेसमेंट रिफॉर्म्स, मूविंग अवे फ्रॉम एन एग्जाम कल्चर बिल्ड ऑन मेमोराइजेशन। हमें उस एग्जाम कल्चर से आगे निकलना है जो कि सिर्फ और सिर्फ याद करने की प्रवृत्ति पर आधारित है। हाई स्टेक्स रोड एग्जाम्स, हम ऐसे ही एग्जाम कराते हैं सिर्फ जिसमें बस याद हो आपको तो आप उसके हल लिख सकते हैं। रीजनिंग इन के सवाल नहीं होते हैं, रिकॉल के सवाल होते हैं ज्यादातर ना। कोचिंग ड्रिवन मेमोराइजेशन पे हम ज्यादा बल देते हैं, जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग पे नहीं। एनईपी 2020 ने कोर शिफ्ट मांगा है कि हमें कंटेम्प्रेरी बेस्ड असेसमेंट की ओर जाना है। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात हो रही है, 360 डिग्री स्टूडेंट प्रोफाइल चाहिए जिसमें एकेडमिक्स, क्रिएटिविटी, सोशियो इमोशनल स्किल्स सबकी गणना होनी है, सबको आंकना है। और मल्टीपल बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट्स देने की बात हो रही है कि अगर एक बार गलती हो गई, गलत हो गया, बच्चा नहीं दे पाया अच्छे से, तो वो उसको दूसरे अटेम्प्ट दे सकता है। रिड्यूसिंग द क्रशिंग वन शॉट हाई स्टेक्स प्रेशर ऑफ द ओल्ड सिस्टम, जो पुराना बहुत ज्यादा प्रेशर बच्चों पे रहता था उसको कम करने की इससे कोशिश की गई है। तो ये कुछ असेसमेंट रिफॉर्म है। इनके लिए जो नया असेसमेंट बैकबोन है वो परख है। हम लोगों ने बहुत बार बात की परख, अभी तक हाल के दिनों में परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसे जरूर याद कर लीजिए।
Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development is the national body created under NEP 2020 to standardize and modernize assessment across all boards and states. सभी राज्यों के सभी बोर्ड्स के जो असेसमेंट पैटर्न है उसको आधुनिकीकृत और मानकीकृत करने के लिए बनाया गया है। ये कह रहा है कि 21.15 लाख स्टूडेंट्स और 2.7 लाख टीचर कवर किए हैं परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण ने। 58% से 70% बढ़ के गई है फाउंडेशनल प्रोफिशिएंसी, ये जेन्युइन गेन है। ट्वाइस ईयरली बोर्ड से जो है वो सिंगल अटेम्प्ट एग्जाम प्रेशर घटा है और ग्रेड 9 to 10 स्टूडेंट स्टिल असेस्ड मेनली ऑन रिकॉल हैवी आइटम्स शोइंग रिफॉर्म इज अनइवन अक्रॉस स्टेट्स। यानी कुछ राज्यों ने तो अपना असेसमेंट पैटर्न सुधार लिया है पर कुछ ने अभी भी नहीं सुधारा है। तो ये जो अनइवन पैटर्न है इस पर काम करने की जरूरत है। तो हाउ दीज 4 चैलेंजेस रीइंफोर्स ईच अदर, ये चैलेंजेस कैसे एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं। इररेलेवेंट करिकुलम, इसलिए हायर ड्रॉप आउट है। वीक वोकेशनल ऑप्शंस हैं, इसलिए फ्यूअर अल्टरनेटिव्स टू लिविंग, मतलब जो छोड़ दे रहे हैं उनके पास ऑल्टरनेटिव ही नहीं है क्योंकि हमने उनको वोकेशनल एजुकेशन पढ़ाई नहीं। रोट असेसमेंट से रीइंफोर्सेस करता है इररेलेवेंट करिकुलम को। जब आप रट के याद करके लिख के जाना है तो करिकुलम में कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, वो सिर्फ करिकुलम को सिलेबस को कवर करते हैं टीचर्स भी। ब्रेक एनी वन लिंक एंड अदर्स गेट इजियर टू फिक्स, वो कह रहा है चूंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो किसी भी एक लिंक पर अगर हम काम करना शुरू करेंगे तो अपने आप दूसरे जो इंटरकनेक्टेड रिफॉर्म है वो होंगे, है ना। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति करिकुलम, असेसमेंट, वोकेशनल एजुकेशन सबको एक इंटरकनेक्टेड रिफॉर्म मान के काम कर रही है, न कि अलग अलग सब पे काम कर रही है। और ऑल 4 चैलेंजेस का स्नैपशॉट देखें तो चैलेंज ड्रॉप आउट रेट्स है और की 24-25 डेटा पॉइंट और मेन पॉलिसी रिस्पॉन्स देखिए। ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए समग्र शिक्षा, ट्रैकिंग और स्कॉलरशिप की बात है। करिकुलम रेलेवेंस के लिए 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर और फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट स्ट्रीम्स की बात है। वोकेशनल एजुकेशन के लिए ITI का एक्सपेंशन, ABC क्रेडिट और माई करियर एडवाइजर की बात है। और असेसमेंट रिफॉर्म्स के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट और HPC या होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात की जा रही है। तो मतलब ये चैलेंजेस हैं, ये डेटा है और ये मेन पॉलिसी का रिस्पॉन्स है। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन चैलेंजेस के लिए क्या कहती है, क्या रिकमेंडेशन देती है। तो वे फॉरवर्ड क्या है कि टारगेट दी वर्स्ट ऑफ स्टेट्स फर्स्ट, जो सबसे खराब काम कर रहे हैं राज्य उन पे सबसे ज्यादा काम किया जाए, सबसे पहले किया जाए ताकि दशा कुछ सुधरे। वोकेशनल एजुकेशन को एस्पिरेशनल बनाया जाए, करिकुलम रोल आउट को फिनिश किया जाए, मतलब जो NCF अलाइंड करिकुला है उसको अब अपना लिया जाए। स्केल कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट किया जाए, एक्सटेंड परख स्टाइल कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्टिंग बियॉन्ड सैंपल सर्वेज इनटू एवरीडे क्लासरूम असेसमेंट नेशन वाइड। तो कंक्लूजन यही है कि सेकेंडरी एजुकेशन इज वेयर इंडिया स्कूल सिस्टम इज मोस्ट फ्रेजाइल। ड्रॉप आउट, करिकुलम, वोकेशनल असेसमेंट प्रॉब्लम सब यहाँ मिलते हैं। ये डेटा कहता है कि जेन्युइन प्रोग्रेस हुई है बट रिटेंशन अभी भी 47.2% है, जो बहुत बहुत कम है। NEP 2020 इन चारों चुनौतियों को एक साथ एक कनेक्टेड रिफॉर्म के तहत देखती है और उसके लिए काम करती है। और क्लियरेस्ट पाथ फॉरवर्ड इज टारगेटेड फोकस रिसोर्सेज ऑन द हैंडफुल ऑफ स्टेट्स ड्राइविंग मोस्ट ड्रॉप आउट्स एंड मेक वोकेशनल एजुकेशन ए जेन्युइन फर्स्ट चॉइस नॉट अ फॉल बैक। वो कह रहा है कि जो कुछ मुट्ठी भर स्टेट्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, उन पे जिनके पास कम रिसोर्सेज हैं उनको फोकस देके हम ड्रॉप आउट रेट को कम कर सकते हैं और वोकेशनल एजुकेशन को हमें जेन्युइन फर्स्ट चॉइस बनाना है बच्चों के लिए, ना कि ये कि जो छूट जाए पीछे रह जाए वो वोकेशनल एजुकेशन पढ़े। ओके, आई थिंक अभी ये खत्म है। तो ये आपका एक नया टॉपिक था, की चैलेंजेस इन सेकेंडरी एजुकेशन, dropout rates, curriculum irrelevance, vocational education or assessment reform, and I have covered all in this single video so quickly too. Okay, so happy learning and thank you for watching.